हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग 12 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 13वां जनपद होने वाला है। दोस्तों देखिए, आज हम लोग अध्ययन करेंगे नैनीताल जनपद का। और देखिए, नैनीताल जनपद के साथ ही जो आपकी उत्तराखंड जिला सीरीज अभी तक चली आ रही है बहुत समय से, वो आपकी समाप्त हो जाएगी। देखिए, मैंने पूरी कोशिश की है इस जिला सीरीज को बेहतर बनाने की और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर देने की। तो मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर से कोई कसर नहीं छोड़ी है इस जिला सीरीज को बेहतर बनाने की। तो नैनीताल जनपद हम लोग शुरू करें उससे पहले आप लोग एक बात जान लीजिए। पिछली वाली वीडियो जो हमने पढ़ी थी उधम सिंह नगर जिला पार्ट 2, तो वहाँ पर से देखिए, वहाँ पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि राज्य का दूसरा फूड पार्क, उत्तराखंड का दूसरा फूड पार्क कहाँ पर खोला गया। तो मैंने वहाँ पर गलती से आपको सितारगंज लिखवा दिया था। तो आपको करना क्या है, राज्य का जो दूसरा फूड पार्क रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, काशीपुर में। आपको सितारगंज काट करके क्या करना है, वहाँ पर काशीपुर लिख लेना है। तो राज्य का प्रथम फूड पार्क कहाँ पर खोला गया, ये खोला गया था हरिद्वार में पतंजलि। और राज्य का दूसरा फूड पार्क कहाँ पर खोला गया, ये खोला गया काशीपुर में। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करेंगे नैनीताल जनपद। इसी के साथ ही आपकी उत्तराखंड जिला सीरीज समाप्त हो जाएगी। हालांकि अभी इसके 2-3 पार्ट और आएंगे, उसके बाद आपका जो उत्तराखंड जिला सीरीज काफ़ी समय से चली आ रही है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। और जो नैनीताल जनपद है वो मेरी जन्मभूमि भी है, नैनीताल जनपद, तो इसका ही हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं नैनीताल जनपद, जिसका कि आज हमारा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक सी जानकारी यहाँ से लेते हैं नैनीताल जनपद की, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए, नैनीताल में माता सती का एक शक्तिपीठ है। देखिए, कहा जाता है कि जब भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को यहाँ से ले जा रहे थे, तब देवी सती का एक नयन, नयन का मतलब क्या होता है, आँख, तो देवी सती का एक नयन यहाँ पर गिर गया, जिससे एक झील का निर्माण हो गया, जिसे नैनी झील या नैनीताल कहा जाता है या कहा गया। तो देखिए, जब क्या होता है, जो भगवान शिव देवी सती के मृत शरीर को यहाँ से ले जा रहे होते हैं, तो जो देवी सती होती हैं उनकी एक आँख यहाँ पर गिर जाती है। अब जब यहाँ पर एक आंख गिरती है तो उनकी आंख गिरने के कारण यहाँ पर एक झील का निर्माण हो जाता है। अब देखिए, आंख मतलब कि नैन, उसी से देखिए नैन मतलब कि नैनी, ऐसे करके इसका नाम नैनीताल, नैनी झील पड़ गया। तो ये तो इसके नाम की कहानी थी। अब देखिए, बात करते हैं कि नैनीताल की खोज की किसने थी। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि नैनीताल की खोज किसने की थी। नैनीताल की खोज किसने की थी, ये की थी पी बैरन ने। पी बैरन ने या पीटर बैरन ने नैनीताल की खोज कब की थी, 1841 में। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि नैनीताल की खोज किसने की थी। तो ये ऐसे आ जाता है कि नैनीताल झील की खोज किसने की थी, तो ये भी पी बैरन ने की थी। अगर नैनीताल की खोज कर रहा है तो नैनीताल झील की खोज भी तो वही करेगा ना। तो पी बैरन ने 1841 में क्या किया था, नैनीताल की खोज की थी, नोट कर लेंगे। देखिए, जो पी बैरन था वह एक यूरोपीय व्यापारी था। हालांकि मैं पी बैरन के बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं जब हम लोग ब्रिटिश काल पढ़ रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से इसको पढ़ लीजिए। तो पी बैरन एक यूरोपीय व्यापारी था। कहाँ का, ये था ब्रिटिश मूल का था, तो यूरोपीय व्यापारी था, लेकिन ये शाहजहाँपुर में रहता था। ये शाहजहाँपुर में रहता था। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आ चुका है कि उत्तराखंड में जब पी बैरन आया था तो वो कहाँ से आया था, कहाँ का निवासी था। तो ये शाहजहाँपुर से आया था। वैसे जो ब्रिटिश मूल का था, ये एक यूरोपीय व्यापारी था पी बैरन। तो देखिए, पी बैरन किस नाम से अपने लेख लिखता था, तो पी बैरन अपने जो लेख लिखता था वो पिलग्रिम नाम से लिखता था, पिलग्रिम। अब देखिए, यहाँ से एक बात मैंने आपको और बताई थी जब हम आपको ब्रिटिश काल में पी बैरन के बारे में पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि पी बैरन ने ये भी बताया है कि 1817-18 में, जिस समय 1817-18 के आसपास में क्या हुआ था, ये 1817-18 के आसपास में, जिस समय यहाँ पर ट्रेल कमिश्नर था, कुमाऊं कमिश्नर, जब समय कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल था, पी बैरन ने ऐसा भी कहीं ना कहीं जिक्र किया है कि जब उसने नैनीताल की खोज की थी उससे पहले इस बात की जानकारी ट्रेल को भी थी। हालांकि अभी तक जो इसका सही उत्तर है वो ट्रेल ही है, और ट्रेल ने पी बैरन नहीं है कि नैनीताल की खोज किसने की थी। लेकिन आपकी एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ, बस कंफ्यूज मत होना। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा ज्ञान भी हानिकारक हो जाता है, बस इस चीज़ को समझ लीजिए आप एक बार। और देखिए, 100% नैनीताल की खोज किसने की, अगर ये क्वेश्चन आता है तो पी बैरन ही इसका सही उत्तर होगा। लेकिन एक आपके लिए ज्ञान की बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, पी बैरन ने ऐसा कहा है कि जब उसने नैनीताल की खोज की थी 1841 में, तो उसके नैनीताल खोज करने से पहले ट्रेल को इस क्षेत्र के बारे में पता था। ऐसा कौन कहता है, पी बैरन। तो ट्रेल भी यहाँ पर से आप लोग याद रख लेंगे, हो सकता है ट्रेल, ये क्योंकि एक अखबार में भी आया था, ये अमर उजाला के अखबार में भी एक लेख छपा हुआ था ये, कि क्या ये बात मान ली जाए कि पी बैरन ने नैनीताल की खोज नहीं की थी, उससे पहले ही ट्रेल ने नैनीताल को खोज लिया था। तो एक ऐसा लेख अखबार में भी आया था। तो इस बात को थोड़ा बहुत दिमाग में रखना। अगर ऑप्शन में पी बैरन दिख रहा है तो निश्चय ही
पी बैरन ही लगाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो 1841 इसका सही उत्तर होगा और पी बैरन इसका सही उत्तर होगा। फिर देखिए पी बैरन किस नाम से अपने लेख लिखता था, तो पिलग्रिम आपको याद रखना है। और देखिए पी बैरन ने नैनीताल की खोज की खबर किस पत्र में छापी। अब देखिए जब इसने 1841 में नैनीताल की इसने खोज कर ली, तो नैनीताल की देखिए अब जब जब इसने ये बताया पी बैरन ने कि ट्रेल ने इसकी खोज कर ली थी नैनीताल की, तो ट्रेल ने देखिए इसके बारे में वो कहता है कि किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? वो ये चाहता था कि जो ये क्षेत्र है, जो यहाँ की प्राकृतिक चीज़ें हैं जो बनी हैं वो अपने आप में बनी रहे, यहाँ पर किसी का मानवीय हस्तक्षेप ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो ये चाहता था, ऐसा उसने बताया है। तो देखिए जो पी बैरन था, पी बैरन ने नैनीताल की खोज की खबर किस पत्रिका में छापी या किस पत्र में छापी, तो एक पत्र था इंग्लिशमैन, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। 1841 में ही इसने ये खबर छापी, किसमें? इंग्लिशमैन नामक समाचार पत्र में, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था। और देखिए इसी की एक पुस्तक भी है, पुस्तक का नाम क्या है? वंडरिंग इन द हिमालय। ये किसकी पुस्तक हो जाएगी? बैरन की। पी बैरन, या कहें इसका पूरा नाम है पीटर बैरन, नाम इसका पूरा नाम भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पीटर बैरन इसका पूरा नाम रहेगा। तो वंडरिंग इन द हिमालय जो पुस्तक रहेगी वो किसकी रहेगी? वो रहेगी पी बैरन की। अब देखिए कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है कि 1842 में इसने ये बात छापी थी, कहीं कहीं पर ये लिखा हुआ है 1841 में ये बात इसने छापी थी। हालांकि 1841 की हम लोग इस तरफ ही बढ़ेंगे, क्योंकि इसने 1841 में ही इसकी खोज की थी। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए जिस समय पी बैरन ने नैनीताल क्षेत्र को खोजा, उस समय इस क्षेत्र पर नरसिंह थोकदार का आधिपत्य था। मतलब जो ये नैनीताल वाला क्षेत्र था और जो नैनी झील जो थी, उस पर आधिपत्य किसका था? उस समय नरसिंह थोकदार का इसमें आधिपत्य था। तो यहाँ पर से दोस्तों अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है कि पी बैरन की नैनीताल खोज किसके समय जो नैनीताल वाला क्षेत्र था वो किसके आधिपत्य में था? वो था नरसिंह थोकदार के आधिपत्य में। अब देखिए अंग्रेजों को, अब आप लोग ये कहेंगे कि नरसिंह थोकदार को तो इसकी जानकारी पहले से थी, तो देखिए जानकारी थी, लेकिन हम ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं। उसको किसने खोजा? उसको विश्व स्तर पर कौन लेके आया? उसको एक विश्व के मानचित्र पर कौन लेके आया? अब जैसे देखिए वास्को डी गामा ने क्या किया था 1498 में, भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। जब इसने खोज की उससे पहले भी भारत था ना, भारत तो उससे पहले भी था। तो इसने क्या किया? एक रास्ता खोला, उसको एक विश्व के, मतलब क्या हुआ, मतलब उस रास्ते को विश्व के मानचित्र पर लाया उस चीज को। तो यहाँ पर से हमको ये समझना है कि पी बैरन ने नैनीताल को खोजा, लेकिन देखिए अब पी बैरन के नैनीताल को खोजने से पहले भी तो नैनीताल होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर कोई नहीं गया होगा। तो उसकी खोज करके उसको दुनिया के सामने कौन रख रहा है? तो वो कौन रख रहा है? पी बैरन। तो पी बैरन जिस समय नैनीताल को खोजता है, उस बात की जानकारी जब वो देता है सबको, तो उस समय जो ये क्षेत्र था इस पर किसका अधिकार था? तो नरसिंह थोकदार का अधिकार था। अब देखिए पी बैरन जो होता है उसको ये क्षेत्र बहुत पसंद आता है, नैनीताल वाला क्षेत्र पसंद आए भी क्यों ना, विश्व के पर्यटन स्थलों में से सब बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है नैनीताल। जो जगह है वो भारत में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि देखिए जो नैनीताल का जो क्षेत्र रहेगा ना, ब्रिटिशों ने भी इसकी ख्याति बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, क्योंकि जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने भी इसको काफ़ी ऊंचे स्तर तक नैनीताल को ले गए थे। उनको जो अंग्रेज लोग थे उनको नैनीताल काफ़ी पसंद था, जिस कारण से नैनीताल वर्तमान में काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखिए जो पी बैरन होता है वो किसी भी हालत में ये चाहता था कि जो ये क्षेत्र है वो उसके हाथ में आ जाए। तो उस क्या करता है वो, कहा जाता है कि पीटर बैरन नौकायन के बहाने नरसिंह थोकदार को झील के बीचों बीच ले गया। अब देखिए वहां पर झील में सबसे पहले जो एक नाव लेके जाता है वो लेके जाता है पी बैरन। अब जब वो लेके आता है ना नाव को, लोग सोचते हैं अरे ये यहाँ पर क्या लेके आ गया, ऐसी चीज मतलब क्या लेके आ गया, उन्होंने तो वहाँ ऐसी चीज कोई देखी ही नहीं होती है। तो जो वहाँ का नरसिंह थोकदार होता है वहां पर वो भी होता है। अब नरसिंह थोकदार को क्या करता है, उसको नौकायन में बहाता है, मतलब बैठाता है, कहता चलिए थोड़ा नौकायन कर लिया जाए, थोड़ा घूम लिया जाए झील में। तो भाई नरसिंह थोकदार हंसी खुशी बैठ जाता है। तो जैसे ही झील के बीचों बीच में पहुंचते हैं नरसिंह थोकदार और पीटर बैरन, तो वो क्या करता है, यहाँ पर से दो बातें किताबों में हमको देखने को मिलती हैं। पहली बात तो ये मिलती है कि पीटर बैरन ऐसा कहता है कि जो ये क्षेत्र है नैनीताल वाला क्षेत्र, एक जो पन्ना होता है उसमें ऐसा लिखने को कहता है कि वो ऐसा लिखे कि इस क्षेत्र पर उसका कोई दावा नहीं है। दूसरी बात किताबों में ये लिखी गई है कि अगर इस क्षेत्र में, मतलब वो जब अगर जो नरसिंह थोकदार होगा वो ऐसा लिख के नहीं देगा कि इस क्षेत्र में उसका कोई दावा नहीं है, तो जो पीटर बैरन होगा वो क्या करेगा, उसको झील में, मतलब जो नाव है नाव से झील में फेंक देगा। तो ऐसी दो बातें देखने को मिलती हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है कि जब झील के बीचों बीच ले आता है तो बंदूक की नोक पर लिखवाता है कि इस झील से उसका कोई दावा नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन मात्र यही बनेगा कि यहाँ पर जब बैरन ने खोज की थी तो यहाँ पर किसका
किसका अधिकार था? तो किसका अधिकार था? नरसिंह थोकदार का। तो पीटर बैरन ने किससे जबरदस्ती ये लिखवाया कि उस क्षेत्र पर उसका कोई अधिकार नहीं है? तो किससे लिखवाया था? नरसिंह थोकदार से। हालांकि कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है कि ये मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि ऐसा हुआ था। फिर देखिए 1842 में नैनीताल को बसाने की जिम्मेदारी तत्कालीन अल्मोड़ा के प्रतिष्ठित व्यक्ति मोतीलाल शाह को सौंपी जाती है। अब जैसे कि पीटर बैरन ने छीन लिया किससे? नरसिंह थोकदार से क्षेत्र छीन लिया। उसको ये क्षेत्र इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि वो किसी भी हालत में इस क्षेत्र को अपने हाथों में चाहता था। मतलब जो ब्रिटिश जो थे उसकी सत्ता में ये क्षेत्र आ जाए, ऐसा चाहता था पीटर बैरन। तो जैसे ही ये जो ये क्षेत्र था पीटर बैरन के हाथ में आया, तो उसने क्या किया? एक व्यक्ति थे मोतीलाल शाह, इनके हाथों में सौंप दिया इस क्षेत्र को कि जो ये क्षेत्र है यहाँ पर इस क्षेत्र को आप बसाइए। सबसे पहले तो उसने कहा कि यहाँ पर कुछ बंगले बनवाइए अंग्रेजों के रहने के लिए, कुछ कोठियाँ यहाँ पर बनवाई। और देखिए 1842 में ही मोतीलाल शाह ने नैनीताल में नैना देवी का मंदिर बनवाया। जो नैनीताल झील है, उसी झील के पास में नैनीताल में क्या होता है? नैना देवी मंदिर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन दोस्तों आता भी है कि नैना देवी का मंदिर कहाँ पर है? नैनीताल में है। किसने बनवाया? मोतीलाल शाह ने बनवाया। 1842 इसकी डेट मिलती है। हो सकता है किसी किताब में अलग डेट मिल जाए, लेकिन हम लोग 1842 को ही मान के चलते हैं। फिर देखिए पी बैरन ने नैनीताल में पिलग्रिम नाम से कॉटेज बनवाया। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पिलग्रिम नाम का कॉटेज कहाँ पर है? कुमाऊं में या उत्तराखंड में? तो कहाँ पर हो जाएगा? नैनीताल में। किसने बनवाया था? पी बैरन ने बनवाया था। और देखिए मोतीलाल शाह था, उसी को इसने जिम्मेदारी सौंप रखी थी, तो उन्हीं ने इसको बनाया था। फिर देखिए नैनीताल को भारत व कुमाऊं का वेस्ट मोर लैंड कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं एग्जाम में कि नैनीताल की भारत व कुमाऊं का वेस्ट मोर लैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाएगा नैनीताल को। सरोवर नगरी या झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो ये भी किसे कहा जाएगा? नैनीताल को। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहा जाता था, यानी कि जो नैनीताल वाला जो पूरा क्षेत्र है, प्राचीन काल में इस क्षेत्र को खड़देश कहा जाता था। फिर देखिए नैनीताल छकाता परगने में पड़ता था। देखिए जो छकाता परगना आएगा ना, जो भीमताल वाला एरिया है और जो गोलापार, आपने नाम सुना होगा गोलापार। गोलापार मतलब जो हल्द्वानी का जो क्षेत्र है, हल्द्वानी का जो पर्वतीय वाला जो मतलब जो काठगोदाम का क्षेत्र हो गया, उससे थोड़ा सा हम लोग नीचे को आते हैं। चोरगलिया, और चोरगलिया अगर आप नाम सुना हुआ है, चोरगलिया एक नाम आता है जहाँ पर नंदौर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? जो चोरगलिया वाले क्षेत्र पर आता है, वो नैनीताल वाले क्षेत्र में ही आता है वैसे तो वहीं पर एक जो नंदौर वन्यजीव विहार है, जो उसका रास्ता जाता है वो चोरगलिया से ही जाता है। तो चोरगलिया और जो हल्द्वानी के बीच में क्षेत्र पड़ता है गोलापार, तो वहीं पर से कुछ ये जो छकाता था ये शुरू होता है, और जो पर्वतीय क्षेत्रों में भीमताल नैनीताल तक ही जाता है। तो छकाता परगना, बस आपको ये याद रखना है, छकाता परगना जो रहेगा वो नैनीताल से संबंधित रहेगा। नैनीताल पहले छकाता परगने में पड़ता था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए हम लोग बात कर लेते हैं नैनीताल जनपद की भौगोलिक स्थिति की। देखिए नैनीताल समुद्र तल से 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह नगर 3 ओर से 7 पहाड़ियों या सप्तभृंग से घिरा हुआ है। कौन कौन सी हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार आ भी चुका है कि जो नैनीताल है वो कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी हैं? नाम पूछ लेता है। आयरपात, देवपात, हाडीगदी, चाइना पीक, स्नो व्यू, आलमसरिया कांटा और शेर का डांडा। तो ये 7 पहाड़ियां हैं। देखिए अब आपने खाली याद कर लिया कि 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब बाई चांस एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि आयरपात पहाड़ी कहाँ पर है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन बनेगा कि देवपात या देवपाता पहाड़ी कहाँ पर है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन 7 पहाड़ियों के आपको नाम याद रखने हैं। चलिए ठीक है। फिर देखिए नैना पीक नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है। 2611 मीटर की ये चोटी हो जाएगी। जो इन 7 पहाड़ियों के अलावा भी नैनीताल में चोटियां हैं ना, तो जो नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी वो कितने मीटर ऊंची है? तो ये 2611 मीटर, यानी कि 2611 मीटर ये ऊंची चोटी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, कई बार दोस्तों एग्जाम में आ भी चुका है कि नैनीताल क्षेत्र की सबसे ऊंची ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? नैना पीक। अब देखिए जो नैना पीक जो चोटी रहेगी ना, उत्तर साइड में रहेगी, नैनीताल के उत्तर साइड में। क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं, 4251 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नैनीताल झील के पश्चिम में देवपात या देवपाटा की, देखिए जो देवपात है ना, ये किसी किसी किताब में देवपाटा भी लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों नाम लिख दिए। तो देखिए नैनीताल झील के पश्चिम में देवपात तथा दक्षिण में आयरपात चोटी है। तो देखिए नैनीताल झील के पश्चिम में देवपाट हो गई, दक्षिण में आयरपात हो गई, और जो नैनीताल का क्षेत्र है उसके उत्तर में कौन सी पहाड़ी मिल रही है हमको? नैना पीक पहाड़ी मिल रही है। फिर देखिए नैनी झील 2 भागों में विभक्त है, जिसमें ऊपरी भाग को मल्लीताल तथा निचले भाग को तलीताल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ताल है हमारी, बहुत बड़ी ताल है नैनीताल की, तो जो ऊपरी वाला ये वाला हिस्सा हो जाएगा, ऊपरी वाला इसको बोलेंगे मल्लीताल, और जो निचला हिस्सा हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे? तलीताल। फिर देखिए नैनी झील के उत्तरी भाग के मैदानी भाग को फ्लैट से कहा जाता है।
ये कभी कभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो नैनी झील है उसके उत्तरी भाग में जो मैदानी भाग है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाएगा फ्लैट्स। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए नैनीताल जनपद की जो भौगोलिक स्थिति है वो हम लोग मैप के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए नैनीताल जनपद को स्पर्श करने वाले राज्य का कितने जिले हैं, तो राज्य के 4 जिले नैनीताल जनपद को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत, अल्मोड़ा और पौड़ी। देखिए अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है नैनीताल किससे बनाता है, उत्तर प्रदेश से। नैनीताल कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अंतर्राज्यीय सीमा क्या होती है, जो किसी दूसरे राज्य को स्पर्श करती है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है, जो किसी दूसरे देश को स्पर्श करती है। तो जो नैनीताल रहेगा इसकी अंतर्राज्यीय सीमा कहाँ से बनती है, उत्तर प्रदेश से बनती है। उत्तर प्रदेश के ये बिजनौर जनपद को स्पर्श करता है। चलिए थोड़ा मैप के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं। तो ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड का 13वां जनपद आज हम लोग पढ़ रहे हैं। और 13 के 13 जनपद में मैंने इसी मैप का आपको प्रयोग, सिर्फ देखिए एक ही मैप का प्रयोग करके मैंने आपको 13 जनपदों की भौगोलिक स्थिति समझा रखी है। अगर जिसने ये मैप बनाना सीख लिया है, जिसने मैप बनाना सीख लिया है, समझ लिए जो जिलों की भौगोलिक स्थिति से क्वेश्चन बनेगा ना, तो आपका वो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, क्योंकि इतने से मैप में मैंने सब कुछ बना रखा है। 13 जनपद हम लोग आज पढ़ रहे हैं, 13 जनपद आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हर एक जनपद में हमने इसी की सहायता ली है, इसी मैप की, बस इसके अलावा हमने कोई मैप नहीं पढ़ा है। तो चलिए हम लोग आज आखिरी बार इस मैप को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज हमारा जो उत्तराखंड जिला सीरीज है नैनीताल, उसका आज हमारा 13वां जनपद हमने शुरू किया है। और जो 13वें जनपद की भौगोलिक स्थिति आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो देखिए नैनीताल कहाँ पर आता है, ये आएगा हमारे यहाँ पर नैनीताल। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे ये कहा कि नैनीताल जनपद को स्पर्श करने वाले राज्य के कितने जिले हैं। तो देखिए कौन कौन से आते हैं। पहला आता है देखिए नीचे से उधम सिंह नगर, इधर से आ जाएगा चंपावत, इधर से आ जाएगा अल्मोड़ा और इधर से आ जाएगा पौड़ी। तो यहाँ पर से देखिए जो नैनीताल रहेगा ये नेपाल को स्पर्श नहीं करेगा। ये देखिए इस वाले मैप में देखिए आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पर नैनीताल का जो ये रेखा आएगी ये यहाँ तक ही आएगी मात्र, ये यहाँ तक। एक मिनट थोड़ा सही से बनाते हैं इसको, यहाँ तक आएगी मात्र। देखिए यहाँ से फिर कौन सा जनपद शुरू हो जाएगा, ये चंपावत शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे, जब भी आप लोग मैप बनाएंगे इन रेखाओं का आपको खासकर ध्यान रखना है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा कि नैनीताल अंतर्राज्यीय सीमा किससे बनाता है, उत्तर प्रदेश से बनाता है। तो ये वाला पूरा हिस्सा किसका है, उत्तर प्रदेश का है। ये पूरा हिस्सा किसका है, ये वाला नेपाल का है। ये वाला पूरा हिस्सा चीन तिब्बत। ये वाला पूरा हिस्सा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। तो देखिए नैनीताल यहाँ पर आता है, तो यहाँ से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ से तो कहीं से लेकर कहीं तक स्पर्श नहीं करेगा। तो स्पर्श यहीं पर हमारा जो दक्षिण वाले क्षेत्र में आएगा उत्तर प्रदेश, इसी को स्पर्श करेगा। तो वो स्पर्श मात्र थोड़ा सा यहीं पर से स्पर्श करता है, ये यहीं पर से स्पर्श करेगा, यहाँ पर से आप लोग देख रहे होंगे ना, ये देखिए यहाँ पर से लाइन आ रही है, बस मात्र थोड़ी सी जगह है जहाँ पर से नैनीताल स्पर्श करता है। और देखिए जो नैनीताल रहेगा ना, उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला, नोट कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा रेखा बनाने वाला उत्तराखंड का राज्य कौन सा है, तो वो नैनीताल है। नोट कर लेंगे। हालांकि उधम सिंह नगर जनपद में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था, तो ऐसे करके नोट करेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों आता भी है कि उत्तर प्रदेश से सबसे कम सीमा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा नैनीताल। अगर क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक सीमा रेखा बनाने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उधम सिंह नगर। तो ये दोस्तों भौगोलिक स्थिति आप समझ गए होंगे। और देखिए मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूँ कि इस मैप को आप बनाना सीख लीजिए, बहुत ही सरल भाषा में मैंने मैप बना रखा है। पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उत्तराखंड का मैप जो ये है, यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बना हुआ है। इन टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से बनाना और समझना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा इसको आसान कर दिया है सीधी रेखाओं के द्वारा। बस आपको ध्यान का रखना होता है मैप बनाते समय, जो रेखा जो जहाँ पर टच हो रही है सिर्फ वहीं पर टच होनी चाहिए। अगर रुद्रप्रयाग की रेखा अल्मोड़ा में जा रही है तो अल्मोड़ा में ही जानी चाहिए, ये बागेश्वर में नहीं जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैप बिल्कुल ख़राब है आपका। जो रेखा जहाँ पर टच कर रही है उस रेखा को आपको वहीं पर टच करना है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर इस मैप में भी आप लोग देख रहे होंगे, जो रेखा जहाँ पर टच हो रही है, जहाँ पर जो रेखा यहाँ पर टच हो रही है सेम वहीं पर भी हमारी रेखा टच हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। देखिए नैनीताल जिले की स्थापना कब होती है, काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है, 1891 में। 1891 में 2 जिले बनते हैं, एक कौन सा, अल्मोड़ा, और एक बनता है नैनीताल। नैनीताल जनपद की स्थापना कब हो जाएगी, 1891 में। मुख्यालय की बात करते तो मुख्यालय नैनीताल रहेगा। दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो चौथा क्रमांक आएगा दशकीय वृद्धि दर में। उत्तराखंड में अगर क्वेश्चन ये बनता है कि दशकीय वृद्धि दर में नैनीताल का कौन सा क्रमांक है, ये हो जाएगा चौथा। देखिए एक
कोई सी भी आपको डाटा मिलता हो ना, 4 तक तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना 4 तक तो पूछे ही जाते हैं। कभी कभी वो आपको सीरीज लगाने को कह देगा, 4 की सीरीज लगाओ कह देगा ऐसे करके, तो 4 तक तो आपको याद होना ही चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखे हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो रहेगा, पहले तो ये जान लीजिए कि नैनीताल जनपद का दशकीय वृद्धि दर कितना है, तो ये है 25.13%, चौथा क्रमांक हो जाएगा राज्य का। तो उधम सिंह नगर पहला है, देहरादून दूसरा है, हरिद्वार तीसरा है और नैनीताल चौथा है दशकीय वृद्धि दर में। देखिए उधम सिंह नगर का कितना हो जाएगा, 33.45%, देहरादून का कितना हो जाएगा 32.33%, हरिद्वार का कितना हो जाएगा 30.63% और नैनीताल का कितना हो जाएगा 25.13%। तो ये सीरीज आप लोग याद रख लीजिए, दशकीय वृद्धि दर की, यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर जनघनत्व की हम लोग बात करते हैं, तो जनघनत्व है 225, यहाँ पर भी चौथा क्रमांक है, दशकीय वृद्धि दर में भी चौथा क्रमांक है और जनघनत्व में भी चौथा क्रमांक है। 225 जनघनत्व रहेगा नैनीताल जनपद का। देखिए जनघनत्व में पहला स्थान कौन सा राज्य में, हरिद्वार का, दूसरा उधम सिंह नगर का, तीसरा देहरादून का और चौथा नैनीताल का। जो हरिद्वार का जनघनत्व रहेगा कितना रहेगा 801, उधम सिंह नगर का 649, देहरादून का 549 और नैनीताल का 225। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, सीरीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिंगानुपात की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए लिंगानुपात कितना है 934 नैनीताल जनपद का लिंगानुपात रहेगा। साक्षरता की बात कर लेते हैं तो 83.88% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता 90.7% है 07 और महिला साक्षरता 77.29% है। अब देखिए साक्षरता में दूसरा स्थान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो नैनीताल जनपद रहेगा उसका साक्षरता में राज्य में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है देहरादून का, दूसरा किसका है नैनीताल का, तीसरा किसका है चमोली का, चौथा किसका हो जाएगा पिथौरागढ़ का। तो ये सीरीज दोस्तों आपको याद कर लेनी है, सीरीज आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए नैनीताल राज्य का दूसरा सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। यहाँ नगरीकृत का प्रतिशत कितना है 38.94%। राज्य का पहला सर्वाधिक, मतलब राज्य का पहला नहीं, राज्य का सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है, तो ये हो जाएगा देहरादून, कितना 55.52% यहाँ का नगरीकृत है। दूसरा कौन सा हो जाएगा नैनीताल। ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैंने सब यहाँ पर लिख रखे हैं। फिर देखिए नैनीताल को कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1854 में। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी 1839 में, और कुमाऊं मंडल का मुख्यालय नैनीताल कब बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1854 में। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं नैनीताल में, तो 6 हैं। कौन कौन से, लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल। देखिए जो नैनीताल की सीट रहेगी ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी, नोट कर लेंगे। जो नैनीताल की सीट रहेगी ये किसके लिए आरक्षित रहेगी, ये रहेगी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। तो ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपके सामने 4 विधानसभाएं दे देगा, आपसे पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन सी विधानसभा की सीट आरक्षित है। तो 13 जनपद हम लोग पढ़ चुके हैं, जहाँ जहाँ जो सीटें आरक्षित थी वो मैंने आपको सारी बताई हैं। उसके बाद देखिए तहसील, हाँ देखिए लाल कुआं, हल्द्वानी, नैनीताल जो कि रहेगा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित, रामनगर, भीमताल और कालाढूंगी, ये हो जाएंगे 6 विधानसभा क्षेत्र। तहसील कितनी है, तो तहसील है 9। नैनीताल जनपद में 9 तहसील हैं, कौन कौन सी, नैनीताल, हल्द्वानी, रामनगर, धारी, कुस्सिया कटौली, कालाढूंगी, बेतालघाट, लाल कुआं और ओखलकांडा। जैसे कुस्सिया कटौली है, बेतालघाट है, इनके आने की ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो इनको आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए ब्लॉक के विकासखंड कितने हैं, तो 8 हैं, हल्द्वानी, रामनगर, भीमताल, रामगढ़, कोटाबाग, बेतालघाट और धारी। चलिए ठीक है। नगर निगम कितने हैं यहाँ, नगर निगम मात्र एक नगर निगम है, कौन सा है, हल्द्वानी। 2011 में हल्द्वानी नगर निगम की स्थापना होती है। ये नगर निगम की स्थापना वर्ष से पूछ लेते हैं तो याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की, देखिए उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं। अब देखिए जिसमें अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जो अल्मोड़ा की जो सीट रहेगी, शायद मैंने अल्मोड़ा वाली वीडियो में आपको बताया था, नहीं बताया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो राज्य उत्तराखंड में देखिए लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से अल्मोड़ा लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमुख पर्यटक स्थल। नैनीताल जनपद में जो प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं नैनीताल जनपद से, क्योंकि नैनीताल जनपद काफ़ी, यहाँ पर से हमको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं, पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी सारे यहाँ पर ऑफिस हमको देखने को मिलते हैं, जो सरकारी कार्यालय हैं वो भी हमको देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा ये आज का
टॉपिक रहेगा, जो हमारा जो नैनीताल जिला रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भवाली की। देखिए कहीं कहीं पर आपको भवाली देखने को मिलेगा, इसका जो किसी किसी किताब में भवाली लिखा हुआ है, किसी किसी किताब में भुवाली लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए जो भुवाली रहेगा वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, उत्तराखंड में क्षिप्रा नदी के तट पर यह स्थित है। और देखिए भुवाली पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भवाली जो रहेगा वो किसके लिए प्रसिद्ध रहेगा, पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध रहेगा। देखिए यहाँ सर्वप्रथम 1885 में गढ़ कप्तानी बंगला बना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि गढ़ कप्तानी बंगला कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गढ़ कप्तानी बंगला कहाँ पर है, भवाली में, और इसकी स्थापना कब होती है, 1885 में। उसके बाद देखिए 1912 में भोपाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना होती है। कई बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है कि राज्य में टीबी सैनिटोरियम कहाँ पर है, तो भवाली में है। 1912 में इसकी स्थापना होती है। और देखिए उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी, ये क्वेश्चन दोस्तों अधिकांश बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कराते हैं। वो लोग क्या कराते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन में ये रहेगा, अगर क्वेश्चन आपका ये रहेगा उत्तराखंड न्यायिक एवं विधि अकादमी कहाँ पर है, अगर ऑप्शन ये रहेंगे नैनीताल, भवाली, रामनगर और हल्द्वानी, तो वो लोग नैनीताल इसका उत्तर लिखाते हैं। तो नैनीताल इसका उत्तर नहीं है, इसका उत्तर है भवाली में। जो नैनीताल भी देखिए एक जगह है, भवाली भी एक जगह है, नैनीताल जिले का नाम भी है और नैनीताल एक जगह का नाम भी है। जैसे हम लोग उधम सिंह नगर जिला लेते हैं, उधम सिंह नगर सिर्फ एक जिले का नाम है, और उधम सिंह नगर जिले में जैसे हम लोग चमोली लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं चंपावत ले लेते हैं, तो वहाँ पर एक चंपावत प्रॉपर एक जगह है कि नहीं है, चमोली एक प्रॉपर जगह है। लेकिन उधम सिंह नगर में कोई प्रॉपर जगह नहीं है उधम सिंह नगर नाम से, वो एक सिर्फ एक जिले का नाम है। उसी प्रकार से नैनीताल एक जनपद भी है और नैनीताल एक जगह का नाम भी है। तो उसी नैनीताल में भोपाली भी एक जगह है। तो ये जो न्यायिक एवं विधि अकादमी हो जाएगी ये भोपाली में रहेगी। इसका उत्तर आप लोग नैनीताल मत करके आना। हाँ, उस कंडीशन में आप लोग नैनीताल कर सकते हैं जब आपसे जिलों के संबंध में पूछा जाएगा। जैसे ऑप्शन अगर आपके होंगे अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चमोली, तो इस कंडीशन में आप लोग नैनीताल सही करके आएंगे। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे आप। फिर देखिए लल्ली की छतरी नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है, तो ये भी हो जाएगा भवाली में। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ कहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है कि भवाली कहाँ पर है, तो नैनीताल जनपद में है। रामगढ़ कहाँ पर है, एक रामगढ़ आता शोले फिल्म का, वो वाला रामगढ़ नहीं है, ये गब्बर वाला रामगढ़ नहीं है ये रामगढ़ उत्तराखंड का रामगढ़ है। तो रामगढ़ भी जो रहेगा वो रसीले फलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ के जो फल हैं काफ़ी रसीले फल, आड़ू हो गए, खुमानी हो गई, सेब, नाशपाती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है रामगढ़ भी। और देखिए रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा भी कहा जाता है, इंग्लिश में फ्रूट बॉल हम लोग कह सकते हैं, फ्रूट बॉल। तो रामगढ़ को कुमाऊं में फलों का कटोरा भी कहा जाएगा, कुमाऊं का फलों का कटोरा हम लोग रामगढ़ को कह सकते हैं। उसके बाद देखिए गागर नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर है, रामगढ़ में है। रामगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर व महादेवी वर्मा ने प्रवास किया था। इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से किस महान हस्ती ने रामगढ़ में प्रवास किया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा ने। हालांकि महादेवी वर्मा तो यहाँ काफ़ी बार आती थी, जो ग्रीष्मकालीन जब ऋतु चलती थी, ग्रीष्मकालीन जो टाइम चलता था उसमें, उस समय महादेवी वर्मा काफ़ी बार यहाँ पर आकर रहने लगती थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा ने प्रवास कहाँ पर किया था, रामगढ़ में। रामगढ़ में महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि महादेवी वर्मा संग्रहालय राज्य में कहाँ पर है, नोट करेंगे महादेवी वर्मा संग्रहालय राज्य में कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, रामगढ़ नैनीताल में। उसके बाद देखिए यहीं पर नारायण स्वामी ने भी एक आश्रम स्थापित किया था। चलिए ठीक है। और देखिए एक बात और, जो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं ना, इनके आने की तिथि किसी किसी किताब में 1903 मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि ये अपनी पुत्री के साथ आए थे 1903 में। तो हो सकता है अगर ये क्वेश्चन बन जाए एग्जाम में कि कब आए थे, तो नोट कर लेंगे 1903। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए रामगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर जिस स्थान पर ठहरे उसे टैगोर टॉप के नाम से जाना गया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टैगोर टॉप कहाँ पर है, तो टैगोर टॉप कहाँ पर रहेगा, रामगढ़ में रहेगा। रामगढ़ के जनपद में आता है, तो ये आता है नैनीताल जनपद में। तो ऑप्शन में आपके रामगढ़ भी हो सकता है, ऑप्शन में आपके नैनीताल जनपद भी हो सकता है। तो टैगोर टॉप कहाँ पर रहेगा, रामगढ़ नैनीताल में। देखिए टैगोर द्वारा गीतांजलि के कुछ अंश यहाँ पर लिखे गए थे। उसके बाद देखिए महादेवी वर्मा रामगढ़ में ग्रीष्मकाल में आती थी, उनके निवास को मीरा कुटीर के नाम से जाना जाता है।
तो दोस्तों क्वेश्चन अगर बनता है कि मीरा कुटीर राज्य में कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर रहेगा, रामगढ़ में। मीरा कुटीर का संबंध किससे है, तो महादेवी वर्मा के आवास से इसका संबंध रहेगा। मतलब कि जो महादेवी वर्मा थी उनके निवास को मीरा कुटीर के नाम से जाना जाता है, जिसको वर्तमान में संग्रहालय के तौर पर विकसित किया गया है। जो वर्तमान में जो महादेवी वर्मा संग्रहालय है ना रामगढ़ में, वो इनके आवास को ही वो संग्रहालय बना दिया गया है। तो मीरा कुटीर से संबंधित क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नाम ये याद रखेंगे। उसके बाद देखिए रामगढ़ में गार्गी ऋषि का भी आश्रम है, इसको भी नोट कर लेंगे। गार्गी ऋषि का आश्रम कहाँ पर रहेगा, तो ये रहेगा रामगढ़ में। 1945 में आचार्य नरेंद्र देव ने यहाँ आकर बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो क्वेश्चन बन सकता है कि आचार्य नरेंद्र देव यहाँ पर कब आए थे, 1945 में। और जब यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने यहाँ पर रहकर बौद्ध दर्शन नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद देखिए अगला आता है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर देखिए राज्य के बहुत ही ठंडे जगहों में से एक है मुक्तेश्वर। काफ़ी ठंड यहाँ पर पड़ती है, माइनस में भी यहाँ का जो तापमान है जाड़ों में चले जाता है। और ये भी खुमानी हो गया, सेब आड़ू के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है मुक्तेश्वर। यहाँ की जो खुमानी होती है काफ़ी मीठी होती है। कभी अगर उत्तराखंड आएंगे तो मुक्तेश्वर जो कभी अगर अगर आप लोग उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं या फिर मुक्तेश्वर में कभी अगर जैसे नैनीताल जनपद में कभी घूमने का प्लान बने तो एक बार मुक्तेश्वर जरूर घूम के आना। बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर जगह है। और हो सके तो उस समय जाना जब ये आड़ू का, खुमानी का पुलम, देखिए पुलम जो होता है ना, पुलम इतना मीठा पुलम यहाँ का होता है। एक बार मैं भी गया था मुक्तेश्वर, तो काफ़ी मीठा यहाँ का पुलम होता है। तो जिस समय ये फसलें आती हैं तो उसी टाइम पर जाना और बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर जगह है। देखिए जो रामगढ़ है ना, रामगढ़ देखिए जो हमारी एक पहाड़ी है, ये पहाड़ियाँ हैं। रामगढ़ जो थोड़ा नीचे को है रामगढ़, यहीं पर से ऊपर को जो आते हैं तो ऊपर वाली एरिया में जो है मुक्तेश्वर है। मतलब कि रामगढ़ और जो मुक्तेश्वर है ज़्यादा आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर देखिए मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, मुक्तेश्वर का जो प्राचीन नाम रहेगा वो क्या रहेगा, मोतेश्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। फिर देखिए मुक्तेश्वर में 1893 में इंपीरियल वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। परिवहन सुविधा की दृष्टि से इसका मुख्यालय 1912 में आईजेट नगर बरेली में स्थापित किया गया है। देखिए जो इसका रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो तो मुक्तेश्वर में ही है, जिसको कि 1893 में स्थापित किया गया था। लेकिन जो इसका मुख्यालय परिवहन सुविधा की दृष्टि से इसका मुख्यालय 1912 में आईजेट नगर बरेली में स्थापित किया गया है। ये हमको डाटा किस में मिलता है, ये मिलता है राजेंद्र बलौदी की किताब में। ये बात लिखी गई है, ये वाली बात राजेंद्र बलौदी की किताब में लिखी गई है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं काठगोदाम की। देखिए अब देखिए जो हम लोग बात कर रहे हैं काठगोदाम की, रामगढ़ की, मुक्तेश्वर की, ऐसा नहीं कि इतनी सी जानकारी इसमें है। आगे हम लोग जब हम लोग टॉपिक आएंगे ना, टॉपिक वाइज जब हम और चीज़ों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी इन जगहों में काफ़ी हम लोग चीज़ें देखने को मिलती हैं हमको। यहाँ पर तो हम लोग की बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी जगह पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, पर्यटन की दृष्टि से कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और नैनीताल जनपद वैसे ही मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए जो काठगोदाम रहेगा उसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब देखिए हल्द्वानी और काठगोदाम इन दोनों जगह को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ऑप्शन में चाहे काठगोदाम मिल जाए चाहे हल्द्वानी मिल जाए, इन दोनों को ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कैसे कहा जाता है, देखिए ये है हमारी पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ हैं। और देखिए इस पहाड़ी यहीं पर ये हल्द्वानी शहर बसा हुआ है, ऐसे करके ये हल्द्वानी शहर यहाँ पर बसा हुआ है। तो हल्द्वानी शहर का ये इतने से आस एरिया में यहाँ पर से एक काठगोदाम है। मतलब कि काठगोदाम जो है हल्द्वानी में ही आता है, हल्द्वानी वाले एरिया में ही काठगोदाम आता है। मतलब कि जो पहाड़ी एरिया से जो एरिया हल्द्वानी का जो एक एरिया है काठगोदाम, वो होता है पहाड़ी से टच, यहाँ पर से पहाड़ी से वो टच होता है, इसको बोलते हैं काठगोदाम। और यहीं पर देखिए हमारी ट्रेन आती है, यहीं पर जो है 1884 में ट्रेन आई थी। एक बार अच्छे से बनाते हैं इसको, समझ लेंगे एक बार तो आराम हो जाएगा आपके लिए। देखिए ये है हमारा हल्द्वानी शहर और यहाँ पर आता है पूरा काठगोदाम, ये आता है काठगोदाम। तो जो हल्द्वानी का जो पर्वतीय क्षेत्र शुरू हो रहा है वो काठगोदाम से शुरू होता है, वो होता है काठगोदाम से शुरू। इसी काठगोदाम में यहाँ पर 1884 में यहाँ पर रेल आती है। बिल्कुल जैसे ही पर्वत शुरू होता है ना, यहाँ पर से ये पर्वत शुरू हो गए, उसके बिल्कुल नीचे पर्वत का जो जैसे ही मैदानी क्षेत्र शुरू होता है, बिल्कुल जस्ट यहाँ पर से काठगोदाम स्टेशन बना हुआ है, जहाँ पर 1884 में राज्य में प्रथम बार रेल चली थी। तो ये हल्द्वानी का ही एक नगर है, मतलब नगर नहीं कह सकते, हल्द्वानी का ही एक, हम चलिए उपनगर बोल देते हैं इसको, हल्द्वानी का ही एक उपनगर है। तो देखिए इस काठगोदाम को और इस हल्द्वानी को, दोनों को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए उसमें आपको टिक करना है। उसके बाद देखिए प्राचीन नाम जो रहेंगे काठगोदाम के बाड़ा खोटिया, बाड़ा खेड़ी इसके प्राचीन नाम रहेंगे। एक नाम और मिलता है चौहान पाटा, इसके प्राचीन नाम रहेंगे। काठगोदाम और हल्द्वानी दोनों को बमौरी नाम से भी जाना जाता था। देखिए काठगोदाम को भी और हल्द्वानी को भी पहले बमौरी नाम से जाना जाता था। वैसे दोनों ऑप्शन आपके एग्जाम में आएंगे नहीं, एक ही ऑप्शन एग्जाम में आएगा।
काठगोदाम कुमाऊं क्षेत्र का महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। राज्य में सर्वप्रथम बिछाई गई रेल लाइन जो थी कौन सी थी? काठगोदाम में। ये देखिए काठगोदाम किस जनपद में है? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, काठगोदाम किस जनपद में रहेगा? तो ये रहेगा नैनीताल जनपद में। और राज्य में सर्वप्रथम बिछाई गई जो रेल थी उसका जो स्टेशन काठगोदाम में आता है। 1884 में राज्य में सर्वप्रथम रेल चलती है। हालांकि ये चलती है रामपुर से, किच्छा से, लाल कुआं से काठगोदाम। अब देखिए किसी किसी किताब में लिखा हुआ है कि ये लखनऊ से आती है ट्रेन, लखनऊ से आती है, रामपुर से, किच्छा से होते हुए, जैसे लखनऊ होते हुए, रामपुर होते हुए, किच्छा होते हुए, लाल कुआं होते हुए ये पहुंचती है काठगोदाम में। इस प्रकार से 1884 में पहली बार रेल यहाँ पर चलती है। तो ये सीरीज आप लोग याद रख लीजिए कि रामपुर से आई थी, लखनऊ से आई थी। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में बन जाते हैं, इसलिए आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद देखिए काठगोदाम जो है वो बड़ी रेल लाइन कब बनती है? तो ये बनती है 1994 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इस रेलवे स्टेशन को कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहा जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा ना, ये हमारे पहाड़ हैं, ये हमारा हल्द्वानी है, और ये हमारा काठगोदाम वाला एरिया हो जाएगा हल्द्वानी में ही। और यहीं पर क्या है? यहीं पर पहाड़ों से लगता हुआ बिल्कुल, जैसे ही पहाड़ों के बाद ये पूरा मैदानी क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है। भाबर का क्षेत्र, मैदान नहीं, भाबर वाला क्षेत्र यहाँ पर शुरू हो जाता है, पथरीली भूमि जिसे बोलते हैं। तो यहीं पर क्या है? हमारा काठगोदाम रेलवे स्टेशन। तो देखिए ये बिल्कुल ही पहाड़ों के निकट है, इसलिए इस रेलवे स्टेशन को ही कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाएगा। अगर क्वेश्चन बन जाए कि उत्तराखंड के किस रेलवे स्टेशन को, नहीं, कुमाऊं क्षेत्र के किस रेलवे स्टेशन को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? काठगोदाम रेलवे स्टेशन को। या हल्द्वानी भी आ सकता है ऑप्शन में, हल्द्वानी रेलवे स्टेशन को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला आता रानी बाग। जिया रानी की तपस्थली होने के कारण इसका यह नाम पड़ा। याद रखेंगे जो रानी बाग रहेगा वो किससे संबंधित रहेगा? जिया रानी से संबंधित रहेगा। और देखिए रानी बाग में जो संगम होता है, पुष्पभद्रा व गंगरांचल, दो छोटी छोटी नदियां हैं, इनका यहाँ पर संगम होता है। रानी बाग के पास जोलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र भी है। नोट कर लेंगे इसको। जो जोलीकोट आता है वो नैनीताल जनपद में ही आता है, रानी बाग के पास ही है। तो यहाँ पर मधुमक्खी पालन केंद्र है। अब देखिए यहाँ पर से एक बात आपको याद रखनी है, चित्रशाला। रानी बाग को तो कहा गया है चित्रशाला, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। रानी बाग को कहते हैं चित्रशाला, और जो कालसी वाला हमारा क्षेत्र है उसको चित्रशिला कहते हैं। इतना सा थोड़ा सा मात्राओं का यहाँ पर अंतर है। तो क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर गलत हो जाते हैं, तो गलत मत करके आना। जो कालसी वाला क्षेत्र रहेगा उसको क्या बोलते हैं? कालसी वाले क्षेत्र को बोलते हैं चित्रशिला, और जो रानी बाग वाला क्षेत्र रहेगा इसको क्या बोलते हैं? चित्रशाला। बस यहाँ पर से इतना सा अंतर है, इसको आपको याद रखना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं हल्द्वानी की। हल्द्वानी जो रहेगा गौला नदी के तट पर है। क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ भी चुका है, हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? तो ये है गौला नदी के तट पर है। और देखिए हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमोरी भी है, जैसे मैंने आपको बताया ना, काठगोदाम और हल्द्वानी का दोनों का नाम बमोरी मिलता है। तो जो काठगोदाम है वो पूरा हल्द्वानी में ही आता है, तो ये यहाँ के क्षेत्र का नाम क्या रहेगा? बमोरी। उसके बाद देखिए हल्द्वानी में हल्दू पेड़ों की अधिकता के कारण यहाँ का नाम हल्द्वानी पड़ा। कहीं कहीं पर हल्दूवणी भी मिलता है। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि हल्दूवणी पुराना किसका नाम रहेगा, तो ये हल्द्वानी का ही रहेगा। 16वीं सदी में राजा रूपचंद के समय गौला नदी के तट पर वर्तमान हल्द्वानी वाले स्थान पर बस्तियां बननी शुरू हुई थी। परीक्षा वाणी में डाटा हमको दिया हुआ है कि किस चंद्र राजा के समय गौला नदी के तट पर, जहाँ पर वर्तमान में हल्द्वानी है, यहाँ पर बस्तियां बननी शुरू हुई। तो याद रखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, रूपचंद के समय हल्द्वानी वाले स्थान पर बस्तियां बननी शुरू हुई थी। उसके बाद देखिए ब्रिटिश काल आता है, तो आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण कमिश्नर हेनरी रैमजे ने 1834 में किया था, और इन्होंने ही 1834 में ये नाम दिया था हल्द्वानी। तो आधुनिक अगर क्वेश्चन बनता है आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था हेनरी रैमजे ने। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हल्द्वानी को यह नाम किसने दिया, तो ये भी हेनरी रैमजे ने दिया था। डेट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी 1834। उसके बाद देखिए हल्द्वानी को कुमाऊं का द्वार भी कहा जाएगा, कुमाऊं का प्रवेश द्वार। देखिए जो काठगोदाम या हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है, साथ ही में जो काठगोदाम है, साथ ही में जो हल्द्वानी है, इन तीनों को कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्योंकि जो कुमाऊं वाले जो क्षेत्र है ना, जो कुमाऊं के क्षेत्र हैं, अधिकांश क्षेत्र हैं, वहां से जाने का रास्ता दो ही जगह है। देखिए एक तो हमारा आता है हल्द्वानी, एक आता है चंपावत। चंपावत में जो टनकपुर वाला एरिया है, टनकपुर से ऊपर को पहाड़ों को जाते हैं, और हल्द्वानी से ऊपर को पहाड़ों को जाते हैं। तो ये दो ही मुख्यतः हमारे पास एरिया हैं जहाँ से कि हम लोग पहाड़ों को निकलते हैं। और जो हल्द्वानी वाला जो एरिया है, यहाँ पर से तो लगभग लगभग हर जिले में, यहाँ पर से रोड, हर जिले को यहाँ से रोड जाती है। जो हल्द्वानी वाला जो हमारा हल्द्वानी जो शहर है, यहाँ से हर जिले में रोड जाती है कुमाऊं के। चलिए ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए आधुनिक हल्द्वानी याद रखेंगे, हेनरी रैमजे 1834 डेट याद रखनी है। और देखिए हल्द्वानी राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है।
तथा राज्य की सबसे बड़ी मंडी भी यहीं पर है। अब देखिए मैंने आपको बताया ना, हल्द्वानी से हर जनपद के लिए रोड जाती है। तो जितने भी जनपद हैं, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, वो खरीदारी करने के लिए, कुछ चीज़ें बेचने के लिए हल्द्वानी में ही आते हैं। अगर आप लोग हल्द्वानी कभी जाएंगे ना, देखेंगे वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है हल्द्वानी, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हल्द्वानी में। तो राज्य की जो सबसे बड़ी मंडी रहेगी वो भी हल्द्वानी में रहेगी, और राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर भी हल्द्वानी को ही कहा जाता है। नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ कहाँ पर हैं, तो हल्द्वानी में है। डाकू सुल्ताना कुआं कहाँ पर है, तो ये भी हल्द्वानी में है। हल्द्वानी में 1913-14 में गौला नदी पर लॉर्ड हार्डिंग ने यहाँ पर एक पुल बनवाया था, जिसको कि हार्डिंग पुल कहा जाता है। क्वेश्चन अगर यहाँ बनता है कि हार्डिंग पुल कहाँ पर है, क्वेश्चन अगर बनता है कि हार्डिंग पुल कहाँ पर है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हल्द्वानी में या फिर नैनीताल जनपद में। ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 1913-14 में। और क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि जो हार्डिंग पुल है वो किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो याद रखेंगे गौला नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है, जिसको हार्डिंग पुल कहते हैं। 1913-14 में इसका निर्माण, ये पुल बनवाया गया था। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए हल्द्वानी काठगोदाम संयुक्त नगर निगम। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया ना कि हल्द्वानी नगर निगम की स्थापना कब हुई थी, 2011 में। उसका जो पूरा नाम रहेगा हल्द्वानी काठगोदाम संयुक्त नगर निगम, उसका पूरा नाम है। अगर क्वेश्चन ऐसा बनता है हल्द्वानी काठगोदाम संयुक्त नगर निगम की स्थापना कब होती है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2011। तो हल्द्वानी काठगोदाम नगर निगम जनसंख्या की दृष्टि से देहरादून व हरिद्वार के बाद तीसरा सबसे बड़ा नगर निगम रहेगा। ये दोस्तों कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए देहरादून का पहला नंबर रहेगा सबसे बड़ा, कि सबसे बड़ा नगर निगम जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, देहरादून। दूसरा कौन सा हो जाएगा, हरिद्वार। और तीसरा कौन सा हो जाएगा, हल्द्वानी काठगोदाम संयुक्त नगर निगम। तो ये सीरीज आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए कमिश्नर रेमजे ने इस क्षेत्र में काफ़ी नहरें बनवाई थी। जो रेमजे है वो तो नहरों के लिए काफ़ी जाना जाता है। नैनीताल हो, हल्द्वानी वाला क्षेत्र हो, उसने यहाँ पर काफ़ी सारे नहरें बनवाई थी, जो वर्तमान में भी काम दे रही हैं। खाम का बंगला कहाँ पर है, तो ये हल्द्वानी में है, ट्रेल ने इसको बनवाया था। हल्द्वानी में टाउन एरिया एक्ट कब लागू होता है, तो ये होता है 1885 में। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका नैनीताल जनपद का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। दूसरा पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। हमेशा की तरह फेसबुक पेज से हमारे ऐड हो जाइए। हमेशा आपसे कहता रहता हूँ, जहाँ से आपको नई नई जानकारी मिलती रहती है। कोई करंट का कोई क्वेश्चन हो, वीडियो से संबंधित कोई जानकारी देनी हो, कोई अन्य जानकारी देनी हो, तो फेसबुक पेज में ही मैं आपको देता हूँ। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको नीचे दे रखा है। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई जानकारी लेनी हो, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। और देखिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस किया कीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।